आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कुछ फिल्में आपके जहन में घूमने लगे। यह वो कहानी है जिसमें जिन जिन लोगों को शक के घेरे में लाया गया वो सारे इतने बड़े लोग थे कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक स्टे लेते रहे और फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि अभी लास्ट 2023 में ये तमाम बड़े लोग अदालत में पहुँचते हैं और अदालत ये फैसला देती है कि इस केस का जब भी आप जिक्र करेंगे इन लोगों के नाम आप कभी नहीं लेंगे। कोई भी मीडिया वाले हो या कोई भी हो, इनका नाम आप नहीं ले सकते वरना आप पे कार्रवाई होगी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें जो भी शक के घेरे में है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इससे पहले जब इन लोगों के नाम लिए गए, वीडियो हटा दिए गए यूट्यूब से, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। अब तो कोर्ट के द्वारा ही उनके पास एक हथियार मिल गया है, अब चाह कर भी उनका नाम नहीं ले सकते। ये कहानी एक इलाके की एक लड़की की है, लेकिन इस लड़की के पीछे 90 और लड़कियों की कहानी है जो गायब हो गई, जिनका मर्डर हुआ, रेप हुआ, लेकिन आज तक केस नहीं सुलझा। 90 लड़कियों के अलावा 300 से ज़्यादा और महिलाएं हैं जो इस इलाके से गायब हुई। क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, कौन थे, कुछ पता नहीं। जब किसी ने ईमानदारी से जांच करने की कोशिश की, उसके साथ पता करने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ, यहाँ पर विटनेस को हटा दिया गया। एक्सीडेंटली उस विटनेस का किसी न किसी तरीके से मौत हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे जिन लोगों के नाम थे जो शक के घेरे में हैं, वो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, वो इलाके के सबसे बड़े टेम्पल के ट्रस्टी हैं, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो अस्पताल, पॉलिटिकल सपोर्ट है उनके पास, पैसों की बात करें तो बेतहा है उनके पास, और यही सब वजह से कानून एक तरीके से यहाँ पर घुटने टेक देती है। जो 400 से ज़्यादा महिलाओं की मैंने बात की और उसमें 90 सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, एक लड़की के जरिए अगर इस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगा तो बाकी की 90 और 400 महिलाओं की जो कहानी है वो भी आप समझ सकेंगे कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या था। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है सौजन्य की। सौजन्य एक 22 साल या 23 साल की लड़की होती है। कहानी है साउथ कर्नाटका के एक बहुत ही खूबसूरत जगह है वहाँ पे, जिसका अपना 800 साल का हिस्ट्री है। उस जगह का नाम है धर्मस्थला। कहानी धर्मस्थला की है। इस धर्मस्थला में एक सौजन्य नाम की लड़की रहा करती थी। सौजन्य MN कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। यह एक ट्रस्ट का कॉलेज था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 9 अक्टूबर 2012 की बात है। उस दिन सौजन्य कॉलेज गई, कॉलेज से क्लास अटेंड किया। 3:45 पर उसने कर्नाटका स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट की एक बस पकड़ी जो डेली पकड़ती थी वो, और अपने घर के लिए निकल गई। आखिरी में 2 दोस्त मिली, दोनों के साथ उसने बातचीत की और अपने घर के पास वाले बस स्टॉप पर उतर गई। तब घड़ी में वक्त हुआ था शाम के 4:15 के आसपास। आधे घंटे का ये सफ़र था। उस दौरान वहाँ पे बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। बस से जब उतरती है तभी उसके अंकल और आंटी जीप में वहाँ से गुजर रहे थे। वो उन दोनों को देखती है, दोनों हाथ हिलाते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अब इसके बाद सौजन्य अपने घर की तरफ बढ़ती है। वहाँ से इसके घर की दूरी 3 मिनट की थी, लेकिन सौजन्य फिर उसके बाद कभी अपने घर पहुँच ही नहीं पाई, वो गायब हो गई। शाम 7 बजे तक घर वालों ने इंतज़ार किया, फिर आस पड़ोस में पूछा, दोस्तों से पूछा, फिर पूरे मोहल्ले इकट्ठा हो गए। लगभग 200-300 लोग ढूंढने के लिए उसको निकल पड़ते हैं, लेकिन सौजन्य का कहीं पता नहीं चलता है। रात ज़्यादा हो गई थी तो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन वालों ने कहा कि रिपोर्ट तो हम लिख लेते हैं, लेकिन तलाश हम करेंगे कल सुबह से, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है। अब धीरे धीरे सौजन्य की गुमशुदगी की खबर जो है वो पूरे इलाके में फैल जाती है। सब साथ मिलकर ढूंढ रहे थे, इधर उधर ढूंढे, आसपास के जंगलों में ढूंढे, लेकिन कहीं पे नहीं मिली। फिर दोपहर होती है। दोपहर होते ही अचानक कुछ लोगों की नज़र सौजन्य के घर से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर एक जंगली झाड़ी में पड़ती है। वहाँ एक लाश थी। लाश एक पेड़ से बंधी हुई थी और सौजन्य का जो शॉल था उसी से उसकी जो बॉडी है पेड़ से बांध दी गई थी। ये देखकर हंगामा मचता है। पूरे इलाके को पता चला। 3 से 4 हज़ार लोगों की भीड़ अगले कुछ मिनटों में उस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। लाश की हालत यूँ थी कि शॉल से लाश के दोनों हाथ को पैरों से बांधा गया था।
जिस्म पर जगह जगह पे चोटें थी, खरोंचें थी। बारिश हुई थी इसलिए तमाम मिट्टी की एक तरह से लेप लगा दिया गया था उसके ऊपर। पुलिस पहुंचती है, लाश उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर पुलिस की लापरवाही का आलम देखिए कि उसी लाश के करीब सौजन्य का बैग और बुक यानी कि किताबें पड़ी हुई थी। पुलिस बैग तो ले गई लेकिन किताबें वहीं छोड़ दी। वीडियोग्राफी भी नहीं की, क्राइम सीन की फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट किसी को बुलाए नहीं गए। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे इलाके में रात भर बारिश हुई थी। जब सौजन्य नहीं मिली तो रात को और सुबह गांव वाले जब ढूंढने निकले थे तो इस इलाके से भी ढूंढा गया था, इस पेड़ के पास भी आया गया था, लेकिन वो उस समय नहीं थी। लेकिन अचानक से दोपहर के सामने ये लाश मिलती है। और सबसे अजीब बात यह है कि रात भर बारिश हुई लेकिन बैग और किताबें दोनों बिल्कुल सूखी हुई थी, यानी साफ सुथरे थे। इससे साफ था कि कत्ल कहीं और हुआ है और उसके बाद इस लाश को यहाँ पर लाकर बांध दिया गया था। लेकिन पुलिस ने इन सारी चीज़ों को कोई ध्यान नहीं दिया, पूरी तरीके से अनदेखा किया। इधर गांव में जिस तरीके से लाश लोगों ने देखा, उनका गुस्सा अब विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 10 अक्टूबर को सौजन्य का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसका रेप हुआ है और उसका मर्डर हुआ है। और कमाल की बात देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोशनी में नहीं, लगभग अंधेरे में हुआ। डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट भी ढंग से नहीं दी और कोई वीडियोग्राफी भी नहीं की इस पोस्टमार्टम की। इधर 9 को ये गायब हुई, 10 को ये मिली, फिर इसका पोस्टमार्टम हुआ। 11 अक्टूबर को उसी इलाके में एक बाहुबली का स्टैचू है। उस स्टैचू के पास एक सीढ़ी है और सीढ़ी के पास एक शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम संतोष राव होता है। यह किसी और इलाके का था। कुछ दिन पहले ही इस नए शहर में आया था, पर इसे यहाँ पर नौकरी नहीं मिली थी, तो ये रात में इसी सीढ़ी के पास गुजार लेता था। जो मंदिर है, टेम्पल है, वहाँ जाकर खाना खा लेता था और शाम को आकर करीब 5:30 बजे के आसपास 11 अक्टूबर को इसी बाहुबली स्टैचू के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक कुछ लोग वहाँ पे आए। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। उनका ये कहना ही था कि वो जो सुभाष था वो वहाँ से भागने लगता है। उन्होंने उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद पीटने के बाद ले गए पुलिस स्टेशन और कहा कि यही है सौजन्य का कातिल। फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की। अगले दिन 12 अक्टूबर को पुलिस ने ऐलान किया कि सौजन्य का बलात्कारी जो है या जो कातिल है उसे पकड़ लिया गया है। संतोष राव को इतना पीटा गया था कि उसके जिस्म पर जगह जगह पर निशान थे। लेकिन पुलिस ने बताया कि जब सौजन्य का ये जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तब सौजन्य खुद को बचाने के लिए इसके जिस्म पर नाखून से उसने घायल किए थे। अब इत्तेफाक से संतोष राव को जिन लोगों ने सीढ़ी से उठाकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया था, उन लोगों की जब सच्चाई सामने आती है तो पूरा गांव और सौजन्य का परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि संतोष राव ही सौजन्य का कातिल है और रेपिस्ट है। जिन 3 लोगों ने खास तौर पर संतोष राव को पकड़कर पुलिस स्टेशन के हवाले किया था, ये तीनों उसी इलाके के, उसी टेम्पल के, उसी ट्रस्ट के, उसी जमींदार के अपने सगे नेफ्यू, रिश्तेदार और खास दोस्त थे। सारा शक जिन जमींदार घराने की तरफ जा रहा था, ये तीनों उनसे जुड़े हुए थे। इसी दौरान हंगामा और बढ़ जाता है, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि जो सौजन्य का अंडरगारमेंट्स था वो संतोष के बयान के बाद ही बरामद हुआ है, इसलिए यही इसका कातिल है। लेकिन तभी सौजन्य की मां सामने आती है। उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को संतोष को पकड़ा था। 11 अक्टूबर की रात को पुलिस वाले उनके घर पे आए थे और उन्होंने सौजन्य की मां से पूछा कि जब सौजन्य गायब हुई थी तब उसने क्या कपड़े पहने थे। फिर उसने स्पेशली पूछा कि उसने अंडरगारमेंट्स क्या पहने हुए थे, किस कलर के पहने हुए थे, किस तरह के पहने हुए थे। उसकी मां ने बताया और उसको कुछ अंडरगारमेंट्स भी दिखाएं कि इस तरीके के वो हो सकते हैं। फिर पुलिस वालों ने वो अंडरगारमेंट्स अपने पास रख लिए और लेने के बाद कहा कि इसे हम लोग सैंपल के तौर पे ले जा रहे हैं ताकि हम लोग इससे मिलाकर देख सकें। यानी कि सौजन्य के कत्ल और रेप के 2 दिन बाद पुलिस उसके घर से, उसके मां से एक अंडरगारमेंट्स लेती है। फिर संतोष को अपने साथ जंगल ले जाती है और वही अंडरगारमेंट उसकी निशानदेही पर बरामद के तौर पर दिखा देती है। जब उसकी मां ने खुद ये स्टेटमेंट दिया तो पुलिस की कहानी पर अब किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। सब कह रहे थे कि पुलिस यहाँ पे कुछ गेम खेल रही है। इधर अचानक अब रिपोर्ट आनी शुरू होती है।
अब मेडिकल हुआ संतोष का, और संतोष की जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि सौजन्य के गए जो नाखून के जो ब्लड, जो स्किन के टुकड़े, जो मिट्टी थे, उसमें एक भी चीज़ संतोष से नहीं जुड़ा हुआ था। संतोष के जो जख्म थे, जो निशान थे, उसमें एक भी डीएनए सौजन्य से नहीं मिल रहा था। संतोष के पूरे बॉडी पर और उनके जख्मों पर 2 डीएनए मिले थे, एक उसका खुद का था और एक मेल का था जो कि उसे मारा था। इसके अलावा जो सीमेन और प्राइवेट पार्ट्स की सारी रिपोर्ट आई, उसमें भी सौजन्य के जो सीमेंस और बाकी चीज़ों का जो संतोष राव पे जो निशाना साधा गया था, वो सब के सब यहाँ पे बेफिजूल साबित होते हैं। लेकिन पुलिस अपनी ही बात पे यहाँ पे अड़ी हुई रहती है। अब माँ बाप गांव वाले को जब ये बात पता चली तो वो सब यहाँ पर भड़क जाते हैं। 3 से 4 हज़ार लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। आखिरकार थक हार कर सरकार ने नवंबर 2012 में 1 महीने के बाद इस केस को कर्नाटक के सीआईडी को सौंपी जाती है। अब सीआईडी ने इस केस के बारे में यहाँ पे जांच पड़ताल शुरू की। यहाँ पर घर वालों ने कहा कि जो जमींदार घराने के लोग हैं आप उनसे पूछताछ कीजिए, उनको पकड़िए। फिर सीआईडी ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। सीआईडी ने कोर्ट में कहा कि हमने पूरी तफ्तीश की है और जो लोकल पुलिस ने जो तफ्तीश की है वो सही है। उन्होंने कहा कि जिस जमींदार घराने के खास लड़के का नाम लिया जा रहा है, 9 अक्टूबर 2012 को ये धर्मस्थला में था ही नहीं, वो विदेश गया हुआ था और बाकायदा पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा प्रूफ के तौर पर यहाँ पे पेश कर दिए जाते हैं। बाकी जो 3 लोग थे, जो रिश्तेदार के दोस्त लोग वगैरह थे, वो तीनों के बारे में सीआईडी ने कहा कि ये तीनों भी 9 अक्टूबर को धर्मस्थला में मौजूद नहीं थे, बल्कि इनका लोकेशन धर्मस्थला से कहीं और दूसरे शहर में था। फिर यहाँ पर क्रॉस चेक किया गया, पूछा गया कि इसकी क्या सबूत है। कमाल देखिए कि लोकल पुलिस ने इन चारों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड मोबाइल टावर से ढूंढा ही नहीं था, जबकि आसानी से ये पता चल सकता था कि इनकी मौजूदगी उस दिन कहाँ पे थी। जब ये बात पता चली तो लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है। अब लोग सीआईडी के खिलाफ हो गए थे। यहाँ पर फिर कर्नाटक सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता है और आखिरकार लोगों के गुस्से को देखते हुए 1 साल बाद नवंबर 2013 में ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अब इधर होता क्या है कि घर वाले अब कहते हैं कि सिर्फ संतोष राव अभी इसमें एक्यूज्ड है, जो बाकी के लोग हैं उन्हें भी एक्यूज्ड इसमें बनाया जाए, और इस अर्जी के साथ वो सेशनल कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सेशन कोर्ट में जब वो पहुंचते हैं तो सेशन कोर्ट बाकायदा एक ऑर्डर पास करती है और कहती है कि इन तीनों को भी एक्यूज्ड बनाया जाए, जिसके बारे में घर वाले लगातार सवाल उठा रहे थे। अब ये ऑर्डर पास होता है कोर्ट के जरिए, लेकिन जैसे ही कोर्ट का ये ऑर्डर पास होता है तो वे सभी जमींदार वाले कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं और स्टे ले लेते हैं। अब उनको एक्यूज्ड नहीं बनाया जाता। इनके बाद केस चलता रहता है और इसी बीच ऑर्डर आता है कि कोई मीडिया, कोई भी लोग इनकी नाम जो है वो नहीं लेगा। तो अब यहाँ पे इनका नाम भी लेना बंद हो जाता है। इधर संतोष राव इकलौता था जिसके खिलाफ मुकदमा यहाँ पे चल रहा था। 26 अक्टूबर 2017 को सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट में सिर्फ एक एक्यूज्ड बताया गया, संतोष राव को। कोर्ट में इसके बाद मुकदमा चालू होता है। अब कोर्ट में धीरे धीरे जो कुछ बातें थी वो अब सामने आने लगी। जिस जगह पर 9 अक्टूबर 2012 को सौजन्य बस स्टॉप से उतरी थी, उसके ठीक पास एक दवाखाना था, एक मेडिकल शॉप था और उसके वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगी हुई थी, एक 360 डिग्री वाला सीसीटीवी कैमरा। इन पूरे वर्षों में लोकल पुलिस, सीआईडी, सीबीआई कभी किसी ने उस सीसीटीवी फुटेज को देखने या खंगालने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो सीसीटीवी फुटेज हाथ आता तो ये पता चलता कि बस स्टॉप से उतरने के बाद उसके आगे पीछे कौन था। इस दौरान 2 लड़कियों की गवाही होती है, दोनों सौजन्य की क्लासमेट थी। उनमें से एक ने कहा कि जब वो बस स्टॉप पर उतरी, सौजन्य अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, वहाँ उसने 2 लड़कों को देखा था मोटरसाइकिल पर। एक कह रहा था कि नहीं, ये जगह नहीं, ये सेफ नहीं है, यहाँ खुला है, बारिश भी हो रही है, कहीं और जगह जाके ट्राई करते हैं। वे लड़की कहती है कि ये जो लड़के थे वे ट्रस्ट से ही जुड़े हुए थे। फिर एक और गवाह ने कहा कि जब सौजन्य गायब हुई उसके नेक्स्ट डे वे 3 लोग उनसे जुड़े हुए जो थे, उनमें से 2 आपस में बात कर रहे थे और उसकी जो दोस्त थी वो वहीं से पीछे से गुजर रही थी। उसने सुना कि वे कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, बारिश बहुत हो गई है, तो सबूत अपने आप ही यहाँ पे धुल जाएंगे। ये 2 मेन गवाह थे जिनकी गवाही कभी कोर्ट के सामने आई ही नहीं, और यहाँ पे एक गवाह और था जिसने सुसाइड कर लिया था।
26 अक्टूबर 2017 को अब चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद अगले 6 साल तक सेशन कोर्ट में मुकदमा चला। जो अदालत में फॉरेंसिक मेडिकल सपोर्ट प्रूफ दिए गए थे उसमें कोई डीएनए मैच नहीं हुआ, ना उसके सीमेन पर, ना प्राइवेट पार्ट पर, ना उसके नाखून में। सौजन्य के नाखून में जो ब्लड, स्किन के टुकड़े या मिट्टी पाए गए थे उनमें से कोई भी संतोष राव का नहीं था। संतोष राव के जिस्म पर जितने भी खरोंचें थी उनमें से एक भी सौजन्य की नहीं थी। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उन तीनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी यहाँ पे खंगाला नहीं गया था, सीसीटीवी फुटेज को नहीं देखा गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अंधेरे में हुआ। मतलब हर चीज़ को यहाँ पे पूरी तरीके से छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी। फिर 16 जून 2023 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि एक भी ऐसा सबूत पुलिस ने या फिर सीआईडी ने या फिर सीबीआई ने पेश नहीं किया है जिससे संतोष राव को इस मामले में गुनहगार माना जाए। लगभग 2012 से लेकर 2023 तक यानी 11 साल तक संतोष राव जेल में रहा और 16 जून 2023 को कोर्ट ने संतोष राव को बरी कर दिया। इस दौरान में 4 विटनेस की मौत हो गई। इसी 2023 में इसी फैसले के बाद एक और फैसला आता है। जो जमींदार के घराने के लोग पहुंचे थे कोर्ट, उन्होंने कहा था कोर्ट से कि हमारा नाम कहीं भी लिया ना जाए। और कमाल की बात देखिए कि कोर्ट ने इस बात को मान ली और ये ऑर्डर भी पास कर दिया। फिर वहीं के किसी इलाके में एक पुलिस वाले थे, उनका नाम होता है ग्रीश। ग्रीश को जब ये बात पता चला तो उन्होंने अपनी तरफ से इस केस की जांच शुरू की। खूब लड़ाई लड़े और अभी भी लड़ रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब इस इलाके में इस धर्मस्थला की कहानियों को खोदना शुरू किया तो पता चला कि धर्मस्थला और उसके आसपास 400 से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जिसका केस आज भी अनसॉल्व्ड है, जिनका मर्डर हुआ, जो गायब हुई, जिनका रेप हुआ और इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। सबसे कमाल की बात यह है कि जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, सौजन्य का मर्डर जो था वो अक्टूबर में हुआ था और इसी अक्टूबर से ठीक 1 महीना पहले सितंबर में इसी धर्मस्थला में एक लेडी का रेप हुआ था, मर्डर हुआ था। और उस केस में जो पुलिस ने बकायदा अपने पेपर पे रिकॉर्ड किया है उसमें भी जो एक्यूज्ड है वो संतोष राव ही है। और पुलिस ने जो भी रिपोर्ट वहाँ पे लिखा है पूरा सेम वही लिखा है जो सौजन्य के केस में जो रिपोर्ट में लिखा गया था। ये एकदम सोचने वाली बात है और बहुत चौंकाने वाली बात थी। एक तरफ पुलिस कह रही थी कि संतोष 20 सितंबर 2012 को शहर में आया पहली बार और फिर सौजन्य के रिपोर्ट में वो कहती है कि वो इस मर्डर से एक दिन पहले 8 अक्टूबर को पहली बार इस शहर में आया है। और ये दस्तावेज पे एकदम लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से मैं नहीं कह रहा हूँ। उन 90 लड़कियों का क्या हुआ, ये जमींदार घराने का नाम क्या है, इनका नाम क्यों नहीं लिया गया, आखिरकार ये सब बैकग्राउंड की कहानी है, किसी को कुछ नहीं पता। ऊपर से कमाल की बात तो देखिए, इन सारी चीज़ों को सामने लाने की बजाय ये जो कोर्ट है ये इनको छुपा रही है और एक ऑर्डर पास कर देती है कि इनका नाम कहीं पे लिया भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।